त्रिवेज मीडिया के सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से माननीय दिलीप मंडल जी अतिथि के रूप में जुड़ गए हैं। उनका ज़्यादातर परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया के माध्यम से वो सारे देश को परिचित ही है। लेकिन आज हम सबसे पहले विषय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और सर जी, आज का जो विषय है, सार्वजनिक संस्थाओं का जो निजीकरण किया जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र से खिलवाड़ है? तो इस विषय के साथ हम शुरुआत करते हैं इस सारी चीजों को। आज सबसे ज्यादा जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, उसकी शुरुआत तो 91 में फिलहाल हुई है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन के तौर पे उसको यहाँ लाया गया। लेकिन 2000 के बाद जब इस देश में वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से डिसइन्वेस्टमेंट जो है, विनिवेश का जो है, स्पेशली एक खाता खोला गया सेंट्रल मिनिस्ट्री में। और सबसे पहले आईपीसीएल नामक जो नवरत्न कंपनियों में से एक है, उसके 26% शेयर्स 2002 में रिलायंस को दिए गए। और इसी के साथ प्राइवेटाइजेशन की स्पीड और रफ्तार बहुत बढ़ गई। आज तो वो रेलवे और एलआईसी तक आ गई है। तो ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से सबसे ज्यादा जो मंडल कमीशन के तहत जिनको प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना था या मिल रहा था, उनके ही अधिकारों पे और उनके साथ एसटी और एससी, इन सबके अधिकारों पे एक तरह से उन्होंने अतिक्रमण कर दिया है। और आज जो कहे जा रहे हैं कि लैटरल एंट्री, तो ये सबसे ज्यादा इस शब्दों में अगर कहे कि वरिष्ठ जातियों के लिए, ऊंची जातियों के लिए एक तौर पे ये आरक्षण है, जिसको लैटरल एंट्री कहा जा रहा है मिनिस्ट्री में भी। इन सारी चीजों के संदर्भ में आप एक शुरुआती टिप्पणी क्या करना चाहोगे सर? देखिए चंद्रकांत साहब, सबसे पहले तो अपने सारे दर्शकों को मैं जय भीम बोलता हूँ, नमोबुद्धाय बोलता हूँ। ये जो पूरा रिजर्वेशन का इशू है, इस समय ये बहुत बड़ा इशू बनकर पूरे देश में लोगों के सामने है और सारे लोग इसको लेकर परेशान हैं कि ये इशू किस तरह से हम लोगों के जीवन को असर करेगा, नौकरियों को कैसे इम्पैक्ट करेगा, भारत में जो एक धन का सृजन है, जिस तरह से रुपये पैसे का जो सृजन है, उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो सारे लोग इसको लेकर चिंतित हैं। ये तो देखिए, इसी वजह से हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि सीधा असर दो तरह से पड़ने वाला है ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है इसका। एक तो ये कि जो खास करके SC ST और OBC की तरफ से, बहुजनों की तरफ से एक आशंका आ रही है कि जब कोई कंपनी प्राइवेट हो जाती है सरकारी से, तो उसका एक सीधा असर ये पड़ता है कि उसमें रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। जैसे कि जिस समय मारुति कंपनी सरकारी कंपनी थी, भारत सरकार की थी वो कंपनी, तब तक वहां जितने लोगों को नौकरी मिली, वो सारे लोग, उसमें रिजर्वेशन लागू हुआ। लेकिन जब वो कंपनी बेची गई और सुजुकी इनकॉर्पोरेशन, जापान ने वो कंपनी खरीद ली, तो उस कंपनी में जो रिजर्वेशन है वो रुक गया। तो क्योंकि देखिए, बात रेलवे से शुरू हुई है और रेलवे जो है ये सिर्फ सुविधा नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है। 13 लाख लोग रेलवे में सीधी सीधी नौकरी करते हैं। तो मतलब आप समझिए, 13 लाख परिवार, मतलब कि उसको 5 से आप गुना कर लीजिए, 65 लाख लोगों की जिंदगी तो बहुत सीधे सीधे उस पर प्रभावित है। रिजर्वेशन अब मान के चलते हैं कि उसमें लागू हुआ है, तो SC ST में रिजर्वेशन तो शुरू से ही है और OBC का रिजर्वेशन बाद में आ गया। तो आप मानकर चलिए कि उसमें आधे से कुछ कम लोग उसमें SC ST OBC के होंगे। लेकिन अब सरकार ने रेलवे के रिजर्वेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। अभी हालांकि उन्होंने टुकड़े टुकड़े में किया है, जैसे साफ सफाई और व्यवस्था का काम उन्होंने पहले तो बहुत जगह प्राइवेटाइज कर दिया, बहुत सारे स्टेशन में। इसके बाद आप देखिए कि बहुत जगह बेडरोल देना, फिर कैटरिंग, ये सब थोड़ा थोड़ा करके वो टुकड़े टुकड़े में, ट्रेंचेज जिसको बोलते हैं, ट्रेंचेज में ये रिजर्वेशन प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। अब उन्होंने कहा है कि लगभग 150 के आसपास रेलवे जो ट्रेन्स हैं उसको वो
प्राइवेटाइज करेंगे। इससे पहले तेजस नाम की एक प्राइवेट ट्रेन भी उन्होंने चलाई थी। अब जैसे तेजस ट्रेन जो चली उसमें जितने लोग काम करते हैं उसकी नियुक्ति का कोई विज्ञापन तो आया नहीं, ना कोई रिजर्वेशन हुआ, और ट्रेन चलने लगी वही भारत सरकार की पटरी पर, वही भारत सरकार का प्लेटफॉर्म, भारत सरकार की सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए, वही आरपीएफ सारी फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वो चली। और उसमें जो लोगों की नियुक्ति हुई वो बगैर रिजर्वेशन की हुई, मनमाने तरीके से हुई, और बहुत कम पैसे में, जो इसकी मतलब कम सैलरी में लोगों को टेम्पररी नौकरी के जरिए ज्यादातर लोगों को रख लिया गया। तो ये जो समस्या है, ये इसको पहले तरीके से तो ये देखा जा सकता है कि प्राइवेटाइजेशन जो है ये रिजर्वेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। इसके अलावा सरकार जो है उसमें लोगों का, सरकार जो होती है उसमें लोगों का हिस्सा होता है, तो उसकी जो संपत्ति होती है, जैसे रेलवे में लिखा होता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, तो ये जो सब जगह लिखा रहता है हर जगह रेलवे में, तो इसका मतलब है कि उस जो प्रॉपर्टी है उसमें भारत के हर नागरिक का स्टेक है, वो स्टेक एक तो खत्म होता चला जाएगा। तो ये सारी समस्याएं, और इसके बावजूद ये जो पूरी पॉलिसी है, क्योंकि सरकार जो है जब काम करती है तो उसके पास लोक कल्याण के बहुत सारे एजेंडे होते हैं जिस पर उसको काम करना पड़ता है। इसके मुकाबले जो एक प्राइवेट कंपनी जब सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करेगी तो उसमें समस्या आ सकती है। रेलवे रिजर्वेशन के पक्ष में भी कुछ तर्क हैं वैसे, जो लोग देना चाहते हैं, जो समर्थक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको अपने दर्शकों को ज़्यादा उसमें दिलचस्पी भी नहीं होगी। और जो मुख्य रूप से उसमें ये तर्क है कि जब प्राइवेट हो जाएगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी, साफ सुथरा हो जाएगा, तो ऐसा दरअसल है नहीं। जो आप देखिए तो इस समय आपको जो प्राइवेट के हॉस्पिटल्स हैं वो इस समय कोरोना में आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकारी हॉस्पिटल ही आपकी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। या आपको लोगों को विदेश से लाना है तो एयर इंडिया लेके आएगा, कोई गो एयर या कोई स्पाइस जेट लेके तो आ नहीं रहा है। तो सरकार के हाथ में जब चीज़ें रहती है तो उसके बहुत फायदे होते हैं। इस वजह से दुनिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, वो जिन देशों में पूंजीवाद शुरू हुआ है वहाँ पर भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सरकारी क्षेत्र में है। जैसे ब्रिटेन में माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद की शुरुआत हुई, वहाँ भी जो हॉस्पिटल सिस्टम है वो लगभग सारा का सारा सरकारी सेक्टर में है। कोरोना के बाद वहाँ रेलवे का फिर से सरकारी हाथों में दिया जा रहा है। अमेरिका में जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है एमट्रैक्स, उसमें सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है। तो प्राइवेटाइजेशन में देखिए जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें तो निजी पूंजी का महत्व है और कंपटीशन का ही महत्व है, लेकिन कुछ बुनियादी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सरकारी क्षेत्र में रहने चाहिए। इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग तर्क है, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। तो हम लोगों को ये सारे लॉजिक देखने चाहिए। आगे आप सवाल पूछेंगे तो मैं इसके किस तरह से प्राइवेटाइजेशन का इतिहास हुआ, क्या हुआ, इस पर भी बात करूंगा। जी शुक्रिया। हाँ बिल्कुल सर। सर जी अपन ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एक नीति के तहत राजनीतिक सत्ता ने एक नीति बनाई, उसको निर्धारित किया और इंटरनेशनल नियमों के आधार पे उसको लागू भी कर दिया। लेकिन भारत में अगर हम देखते हैं तो भारत में लगभग सभी पार्टियां, जो राजनीतिक दल है, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो या चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो, जैसे लालू प्रसाद जी भी एक बार रेल मंत्री रहे, नीतीश जी रहे, मुलायम सिंह यादव जी ने तो आईपीसीएल के शेयर्स रिलायंस के पक्ष में जाए, इसलिए उन्होंने रिकमेंडेशन भी किया था, और लालू जी ने भी उसमें प्राइवेटाइजेशन की बात रखी थी रेलवे में भी। तो ये जो सारी राजनीतिक दल है, राजनीतिक विचारधारा है, ये सारे एक जैसे बिहाव कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के तौर पे। तो ऐसे में क्या उम्मीद रह जाती है कि इस प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए या उसमें जनहित को आधार बनाने के लिए? देखिए संपादक साहब, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके इतिहास में इसकी जड़ छिपी हुई है। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय से पहले भारत में कुछ छोटे छोटे, अभी के हिसाब से थोड़े छोटे साइज के पूंजीपति थे, और वो जो बिजनेस और जो इंडस्ट्रीज हैं वो सब चलाते थे। टाटा, बिरला और सिंघानिया, ये सब पुराने जो उद्योगपति हैं, झुनझुनवाला और ये सब कुछ कम थे मतलब। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो ये हुआ कि जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए ये छोटे पूंजीपति जो हैं, बिरला वगैरह, ये सक्षम नहीं है कि वो रेल नेटवर्क चलाएं या बड़े बड़े डैम बनाएं, भाखड़ा नंगल या हीराकुंड या दामोदर वैली कारपोरेशन, या बड़ी फैक्ट्रियां बनाएं। इसके लिए ये इक्विप्ड नहीं थे। तो उस समय भारत ने मिली जुली अर्थव्यवस्था की पॉलिसी बनाई कि प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा
और गवर्नमेंट सेक्टर भी बड़े काम का कई सारे, जैसे उसमें स्टील का काम, स्टील के कई सारे प्लांट खुले, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, ये सब बड़ा जो बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो उसको मदद करेगा, वो चलाएगा, ये रणनीति बनी। थोड़ा समाजवाद वगैरह का असर भी था, रूस का भी उस समय असर था, सोवियत संघ का भी, तो ये पॉलिसी बनी। और भारत की जो औद्योगिक बुनियाद है, जो मतलब फाउंडेशन है, वो इसी पर टिकी हुई है कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। मिक्स्ड इकोनॉमी में लेकिन देखिए कि उस समय फिर भारत की जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, 2-3% के आसपास थी, और उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया कि बहुत तेजी से प्रगति नहीं हो रही है। तो उस समय ऐसा नहीं है कि भारत तरक्की नहीं कर रहा था तो बाकी देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहे थे। चाइना का भी लगभग ग्रोथ रेट ऐसा ही था, 90 तक तो भारत और चाइना लगभग इक्वल फुटिंग पे ही था। और उसके बाद एक सारी दुनिया में एक लहर चलती है कि लिबरलाइजेशन होना चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए, और ये सारा कुछ होता है। लेकिन जिस समय ये हो रहा था 90 के आसपास, ये जो पूरी डिबेट चल रही थी, उस समय आप ध्यान दीजिए कि उस समय पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था और सोसाइटी में क्या हो रहा था। तो आपको आज़ादी के बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर बढ़ा था तो उसमें SC/ST का रिजर्वेशन था, और उसमें से बहुत सारे लोग नौकरियों में आ रहे थे, और जो खास करके दलित और थोड़ी संख्या में आदिवासियों का जो फर्स्ट बैच ऑफ मिडिल क्लास है वो वहीं से आता है। आज जो दलितों में बहुत सारे लोग विदेश में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो उसकी बुनियाद उस समय पड़ रही थी, जिस समय की उनके फोर फादर्स, पिताजी, दादा दादी, इन लोग सरकारी नौकरी का फर्स्ट बैच ये लोग बना रहे थे। तो ये उस बुनियाद पे बाकी फिर एक आज की तारीख में आपको शेड्यूल कास्ट का एक अच्छा खासा बड़ा मिडिल क्लास दिखता है, अर्बन मिडिल क्लास दिखता है। तो जब आपको 89 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है और मंडल कमीशन का लागू होता है, तो उसके बाद रिजर्वेशन का टोटल क्वांटम पहुंच जाता है 49.5%, लगभग आधी नौकरियां रिजर्व हो जाती हैं, और ये PSUs वगैरह में भी वो रिजर्वेशन लागू हो जाता है। तो ये जब पूरे स्ट्रक्चर में जो एक अपर कास्ट डोमिनेशन था वो ओबीसी रिजर्वेशन से टूटने का खतरा पैदा हो गया कि 50% तो ये कम से कम आएंगे, इसके अलावा कुछ अपना वो कुछ मेरिट से आ जाएंगे, कुछ कैटेगरी में अप्लाई नहीं करेंगे वो आ जाएंगे, और फिर अपना उनका वो खेती करते ही हैं, ये सबसे मतलब एक प्रोस्पेरिटी का पूरा जो संतुलन है वो SC/ST OBC के पक्ष में चले जाने का खतरा पैदा हुआ। तो यहाँ से 3 काम शुरू होता है। पहला तो ये होता है कि आपको प्राइवेटाइजेशन उसी समय से शुरू हो जाता है, और आपको उसी समय से शिक्षा वगैरह में भी निजीकरण वगैरह का काम शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो एक डिबेट जो शुरू होती है कि रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए और उसके लिए क्रीमी लेयर लगाए की बात होने शुरू हो जाती है। तो ये सारे प्रोसेस उसी के साथ साथ चलते हैं। आपको जिस समय मतलब रिजर्वेशन जब तक ओबीसी रिजर्वेशन नहीं आया है तब तक, जैसे चाइना का जो प्राइवेट सेक्टर शुरू होता है वो 80s में शुरू हो चुका होता है भारत में, लेकिन ये मंडल कमीशन का फॉल आउट है। मंडल कमीशन के बाद बहुत बड़ी संख्या में वो प्राइवेटाइजेशन शुरू होता है। तो ये एक तरह से हम लोग देखेंगे, ये आप साबित तो नहीं कर सकते हैं कि दोनों साथ साथ कोई षड्यंत्र के तहत, कोई साजिश के तहत शुरू किया गया, लेकिन दोनों की टाइमिंग अगर देखेंगे तो एक शक पैदा होता है कि ये हुआ क्या, क्यों ये लोग साथ साथ इस दोनों प्रोसेस को चला रहे थे। तो ये असल में उसके बाद से एक जो रूलिंग क्लास होता है किसी भी देश में, उसको ये डर पैदा हुआ कि ये जो नीचे मौजूद जो तबका है वो असर्ट कर रहा है, वो अपनी हिस्सेदारी मांगेगा, और उनकी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग अगर प्राइवेट PSUs वगैरह में आ जाते हैं तो पूरा सोशल जो उनका बैलेंस है, सोसाइटी का जो इकोनॉमिक बैलेंस है वो भी टूटता है। तो ये असल में ये जो प्रोसेस है ये उसी का पार्ट है जो अब इस समय छिटपुट हो रहा है। अलग अलग समय में अलग अलग रफ्तार से चीज़ें होती हैं। वाजपेयी जी के समय में डिसइन्वेस्टमेंट का मिनिस्ट्री बना दिया उन्होंने, अलग मंत्री बना दिया था अरुण शौरी को। लेकिन हुआ क्या है, जो आपका सवाल मैं आता हूँ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इसको समर्थन कर रही हैं, तो इसकी वजह यह है कि एक देखिए कोई एक हर समय का एक मेन वैचारिक नैरेटिव होता है, और ये बात लगभग लोगों के दिमाग में बैठा दी गई है, और इतनी बार बोल के, और सारा मीडिया और सारा कॉर्पोरेट सेक्टर, व कॉर्पोरेट के हाथ में मीडिया भी है, तो ये धीरे धीरे बैठा दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में ढीला काम होता है,
और प्राइवेट सेक्टर में जो है प्रॉफिट ज़्यादा होता है, निजी सेक्टर घाटे में चलते हैं। लेकिन दुनिया इस तरह की है नहीं। जैसे आपको अमेरिका में भी स्कूल एजुकेशन जो है वो सरकार के हाथ में है, आपको बहुत ज़्यादा, आपको ये में जितने नेबरहुड स्कूल है यूके में सारे गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में है। पूरा हेल्थ केयर यूरोप का, पूरा यूरोप का लगभग, आपको जो पूरा यूरोप का हेल्थ केयर है वो गवर्नमेंट देखती है। तो ये जो इन्होंने, और वहीं से पूंजीवाद की शुरुआत हुई है दुनिया में। तो पूंजीवाद का मतलब सारे चीज़ों को निजी हाथ में दे देना नहीं है। इस बात को भारत में भी बहुत बोला नहीं गया है, इस बात को बहुत मजबूत तरीके से, बहुत मजबूत लॉजिक के साथ रखा नहीं गया है, क्योंकि बुद्धिजीवी से लेकर सब पर कंट्रोल जो है वो दो कारणों से, एक तो आर्थिक कारणों से, दूसरा सामाजिक कारणों से। जिनके हाथ में कंट्रोल है वो प्राइवेटाइजेशन, उसमें उनका इंटरेस्ट है, तो वो चाहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए। कितना भी प्राइवेटाइजेशन हो जाए, लेकिन हेल्थ केयर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको डिफेंस का सेक्टर, एजुकेशन, इसमें प्राइवेटाइजेशन को लेकर सारी दुनिया में डिबेट है। ऐसा नहीं है कि वो आंख मूंद के सब जगह प्राइवेट प्राइवेट कर रहे हैं। वहां पर भी अभी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वेस्ट में, और काफी अच्छी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं आपको अमेरिका और पूरे यूरोप में। तो ये एक गलत तर्क के साथ आया है। तो और क्योंकि ये इस समय का नैरेटिव है, इसलिए अभी अगर ये पार्टियां प्राइवेटाइजेशन का विरोध में खड़ी हो जाएंगी तो इनको एक तो प्रगति विरोधी कर दिया जाएगा, पूंजीपतियों का इनको विरोध झेलना पड़ेगा, हो सकता है इनको जो एक फंडिंग वगैरह मिलती है वो सब बंद हो जाए, तो पूरा, और उसके हाथ में सारा मीडिया खिलाफ हो जाएगा। तो ये इतने मल्टीपल तरीके से उन पर अटैक आता है कि वो, ये हो सकता है उसमें से कुछ लोग ये मानते भी होंगे कि प्राइवेटाइजेशन इतना अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात को बोलने का वो साहस नहीं जुटा पाते हैं। सर जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने इस सारे परिप्रेक्ष्य को रखा है। सही मायने में जब ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पर लाया गया, उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि इससे जो स्पर्धा बढ़ती है उससे गुणवत्ता भी बढ़ती है, उत्पादनों में भी बढ़ती है, कीमतें में भी रियायत आती है, ये सारी चीज़ों को रखा गया था। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो जैसे आज मान लो कि जुलाई महीना चल रहा है, 31 जुलाई तक बीपीसीएल जो है, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का टेंडर मंगवाया गया है। तो इस टेंडर में ऐसा भी उन्होंने कहा कि कोई भी अगर उद्योग है तो वो 10 बिलियन की उसकी टर्नओवर होनी चाहिए कम से कम। और इसमें यह भी कहा गया है कि अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स है वो इसमें अप्लाई नहीं करे। तो इसका एक सीधा सीधा मतलब ऐसा होता है कि इतनी पूंजी और इतना टर्नओवर केवल रिलायंस की तरफ है। दूसरा, जब आईपीसीएल के शेयर्स दिए गए थे तब भी रिलायंस के इसमें जो डायरेक्टर बने बाद में केजी रामनाथन, वो उससे पहले आईपीसीएल के चेयरमैन भी रहे थे। तो ये जो बातें चलती अंदरूनी सरकार, कॉरपोरेशन और कॉरपोरेट, तो इनकी जो मिली भगत चलती है, इससे न गुणवत्ता आती है न एक ट्रांसपेरेंसी आती है, फिर भी ये चलता रहता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी इस पर कुछ बात नहीं रखता। तो ये सारे माहौल के बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, ये तो देखिए, जो अब रेलवे प्राइवेटाइजेशन है या बाकी जो प्राइवेटाइजेशन है, इसका विरोध देखिए कहाँ से आएगा। हम तो चाहते हैं कि सारी पार्टियां उसका विरोध करें और इस पर बात करें और उस पर लॉजिक दें, सारी मीडिया में इस पर डिबेट हो। तो अभी जब जैसे आप देखिए कि नेशनल मीडिया में इस पर कोई डिबेट नहीं हुई है अभी तक, और होगी भी नहीं। मतलब अभी मुझे अपना अनुमान है कि कोई भी राष्ट्रीय चैनल इस इतने बड़े इशू पर, पूरे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी में एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट है, लेकिन इस पर कोई बात होगी ऐसा लगता नहीं है। तो जिनका जो इस डिबेट को नहीं चाहते हैं वो लोग कितने पावरफुल हैं इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी जो डिबेट चलेगी वो कहाँ कहाँ से आएगी, देखिए प्राइवेटाइजेशन को लेकर दो तरफ से डिबेट आएगी। एक तो जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट विचारधारा वाले हैं वो अपनी विचारधारा के कारण इसका विरोध करेंगे, और इसके अलावा जो थोड़ा बहुत विरोध आएगा वो उनके तरफ से आएगा जिनका रिजर्वेशन यहाँ खत्म होने वाला है। दो जगह से बेसिकली इसका विरोध आएगा। अभी मुश्किल यह है कि लेफ्ट और सोशलिस्ट जो धाराएं हैं, लोहियाइट बोलिए आप उनको, कुछ सोशल जस्टिस की पार्टी बोलते हैं, मतलब मोटे तौर पर आप गिन लीजिए, मैं पार्टियों का नाम बता रहा हूँ, जैसे सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, और इधर फिर आपको इसके अलावा आरजेडी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी और ये पार्टियां हैं। इसमें से मुझे लग रहा है कि इस समय सिर्फ लेफ्ट पार्टियां प्राइवेटाइजेशन का विरोध करेंगी, पूरे प्राइवेटाइजेशन का,
और बाकी जो पार्टियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकती हैं, वो भी कहेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है, कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दो। ये बोल भी सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। अभी डाउट है कि मुझे ये बाकी आरजेडी, एसपी और बीएसपी ये बोलेगी कि नहीं बोलेगी। तो अब आप समझिए कि जब पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में न बीजेपी को तो लागू कर रही है, कांग्रेस उसके पक्ष में है, एसपी, बीएसपी और आरजेडी इसको लेकर बहुत एग्रेसिवली बोलेगी नहीं। साउथ की पार्टियां ज़्यादातर जो हैं वो आपको टीआरएस से लेके, आपको जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से लेके, आपको तेलुगु देशम और डीएमके, आईडीएमके को रिजर्वेशन को मतलब प्राइवेटाइजेशन से कोई विरोध है नहीं। तो भारत में लगभग पॉलिटिकल स्पेस में कंसेंसस है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। अभी उनके अंदर की जो लड़ाइयाँ होंगी कि इस कॉर्पोरेट को क्यों दे दिया, उसको क्यों नहीं दिया, इस टाइप की कुछ लड़ाइयाँ होंगी, वो बीजेपी के अंदर ज्यादा होंगी कि उसको क्यों दे दिया और हमारे वाले कॉर्पोरेट को क्यों नहीं दिया, हम जिससे जुड़े हुए हैं उसको क्यों नहीं दिया। इस टाइप के कुछ झगड़े होंगे, लेकिन ये झगड़े आपस के होंगे। और इसकी वजह से आपस में चूंकि कॉर्पोरेट्स के बीच में झगड़ा होगा तो थोड़ा बहुत स्कैम वगैरह की खबर वो लीक कराएंगे मीडिया में, तो उसको लुटा दिया और उसको करप्शन कर दिया, इस टाइप की कुछ खबरें आएंगी। करप्शन होगा लेकिन खबर कोई कॉर्पोरेट देगा तभी लोगों को पता चलेगा। तो इस टोटल स्पेक्ट्रम में देखिए विरोध अब रह कहाँ गया। एक तो रह गया लेफ्ट की तरफ से, जिसकी आवाज बहुत कम सुनी जाती है अब भारत में, उन्होंने अपने अपने कारणों से उन्होंने अपनी आवाज बहुत कमजोर कर ली है। और दूसरा जो विरोध आएगा वो एससी एसटी ओबीसी की तरफ से आएगा, जो कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह अपनी आवाज रख रहा है। और इसको लेकर जो मुझे लगता है कि जो ताकतवर विरोध है वो इसी कम्युनिटीज की तरफ से आएगा, और उसकी भी चिंता भी पूरे रिजर्वेशन, वो प्राइवेटाइजेशन को चैलेंज करने की जगह वो सिर्फ इसमें रिजर्वेशन वाला जो पार्ट है इसको वो चैलेंज करेगा, या इसको वो अपने थ्रेट के रूप में देखेगा। तो प्राइवेटाइजेशन एज ए पॉलिसी या एक फिलॉसफी के तौर पर इस समय उसका चैलेंज बहुत कम आ रहा है। ये जब आप मान के चलिए कि ऐसा कई बार आप जैसा सोचते हैं वैसा तो होता नहीं है, लेकिन कभी इकोनॉमी कभी क्राइसिस में आई तो लोग याद करेंगे कि देखो अगर बैंक प्राइवेट सेक्टर में रहते, निजी गवर्नमेंट सेक्टर में रहते तो बड़ा मतलब इस तरह लूट नहीं जाता, अगर रेलवे इस समय सब कुछ सरकारी रहता तो क्राइसिस में मदद आता, अगर एक सरकारी, एक ज़्यादातर देशों में एक गवर्नमेंट एयरलाइन कैरियर होता है वो रहता तो कोई कभी इवैक्यूएशन वगैरह में मदद मिल जाती। तो इस तरह से लोग उन दिनों को याद कर सकते हैं। अभी लेकिन जो स्थिति है वो बहुत कठिन स्थिति है, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि किस तरह का पॉलिटिकल कंसेंसस वगैरह है। तो ये हमको लगता है, मेरा अपना मानना है कि इस समय एससी एसटी ओबीसी को पूरी ताकत लगाकर ये कहना चाहिए कि आप हमारा रिजर्वेशन, अगली जो एंटिटी बनती है प्राइवेटाइजेशन के बाद जो नई एंटिटी बनती है उसमें भी आप रिजर्वेशन को सख्ती से लागू करो, और इसके लिए जरूरी पड़े तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण आपको लागू करना पड़ेगा। ये चीज जैसे अगर हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आरक्षण हो जाता है तो प्राइवेटाइजेशन चाहने वालों का जो सबसे बड़ा इंसेंटिव वो खत्म हो जाएगा। फिर वो इतनी प्राइवेटाइजेशन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको प्राइवेटाइजेशन ज्यादा लोगों को, जो पब्लिक के लेवल पर जो अपर कास्ट में प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट है, वो सपोर्ट इसलिए नहीं है कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं एक ऐसे रिजीम को जहां एक ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन है, या वहां भी अफर्मेटिव एक्शन है, या वहां भी डाइवर्सिटी लागू करना कंपलसरी हो जाता है, तो प्राइवेटाइजेशन भी फिर उस रफ्तार से करने का कोई जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा। सर जी, ये बड़ी बात है कि प्राइवेटाइजेशन में अगर रिजर्वेशन लागू करने की बात अगर कानून के तहत हो जाती है तो कॉर्पोरेट सिस्टम का जो उसमें इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जब आज हम अगर देख रहे हैं कि सारे कामगार कानून जो है, लेबर कानून जो है, लगभग मिटा दिए हैं, लगभग वो कॉर्पोरेट सेक्टर के पक्ष में जा चुके हैं, तो ऐसे में आज जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो वेतन निर्धारण होता है, उनकी जो सिस्टम होती है, ये रिजर्वेशन समझो ऐसा उन्होंने इम्प्लाई भी कर दिया, उसको अमल में भी लाए या मान भी लिया, तो क्या ये सारी चीजें ऐसी निर्धारित होगी जो आज लेबर कानून को जैसे हटा दिया, तो वैसे ये रिजर्वेशन के बाद ऐसी सारी चीजें हो सकती है, वेतन कम होगा, शोषण होगा, तो इन सारी चीजों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? नहीं, देखिए, ये जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, ये यूपीए 1 जब मनमोहन सिंह की सरकार पहली बार बनी थी तो उनके घोषणा पत्र में था और उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी था कि अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में आएगा।
इसके लिए उन्होंने जे ईरानी कमेटी भी बनाई थी, टाटा कॉर्पोरेशन के शायद उस समय चेयरपर्सन थे, ईरानी कमेटी बनी थी। CII जो CII है उन्होंने भी अपनी एक कमेटी बनाई थी, रिपोर्ट भी आई थी, और उन्होंने तो कहा था कि हमको रिजर्वेशन लागू करने में दिक्कत है, लेकिन हम अपने तौर पर लोगों को ये जो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लोगों को लेंगे और ट्रेन करके ट्रेनिंग देंगे और फिर लेंगे, ये सब कुछ कुछ प्रोमिसेस किए थे। अभी दरअसल इस समय जरूरत इस बात की है, एक तो उसकी एक जांच होनी चाहिए और उसका एक देखना चाहिए कि उस समय जो कॉर्पोरेट ने रिजर्वेशन से बचने के लिए जो प्रॉमिस किए थे उस समय सरकार से, वो सारे लिखित प्रॉमिस हैं, सरकार से किए हुए प्रॉमिस हैं, कोई मजाक तो है नहीं, तो वो कितना लागू किया उन्होंने, ये सबको अगर सख्ती से लागू देखा जाए। वही है कि इसके लिए नीचे से लेकिन जनता के लेवल पर जब तक प्रेशर नहीं बनता है तब तक ये बात बनेगी नहीं। और एज एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हम लोगों का रोल जो है वो ये तो नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टी को चला सकते हैं, लेकिन किसी चीज को डिबेट के अंदर लाना, किसी चीज पर डिबेट खड़ा करना, उसको उस पर बातचीत हो समाज में, इसकी कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। और ये ही एक तरह से जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, उनका काम है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर पब्लिक ओपिनियन बनाने में लोगों को अपने व्यूज रखना, उस डिबेट को खड़ा करना, और उस डिबेट के में अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स हैं उसके बीच में डिस्कोर्स डिबेट के बाद जो प्रो पीपल एजेंडा है वो एजेंडा को मजबूत करना, ये काम हमारा है। तो मुझे लगता है कि इस काम को अगर हम लोग SC ST OBC का खास करके वो तबका जो रिजर्वेशन की वजह से आज जहां पर है वहां पहुंचा है, वो अगर अपनी बात को करेगा तो ये वो लोग हैं जिनका कि समाज में भी थोड़ी उसकी आवाज उनकी सुनी जाती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, लॉयर हैं, या सरकारी नौकरी में हैं, IAS हैं, रिटायर्ड IAS हैं, इनकी आवाज जो है वो समाज में सुनी जाती है। तो इनको अपनी बात कहनी पड़ेगी कि देखो ये जो पूरा हम लोगों की कहानी है मिडिल क्लास में आने की, शेड्यूल कास्ट में रहते हुए फिर मिडिल क्लास में आने की कहानी है, उसके पीछे रिजर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो आज रिजर्वेशन पे बहुत बड़ा हमला हो रहा है, तो हमको उसका विरोध करना चाहिए, इसको करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन चंद्रकांत साहब ऐसा है कि देखिए कोई भी जो आंदोलन होता है, कोई मुद्दा होता है, उसके पीछे कोई गारंटी कार्ड तो होता नहीं है कि कर आंदोलन करेंगे तो कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आवाज उठाई जाती है इसके बावजूद। अब SC ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन लोगों ने आवाज उठाई, तो आज की तारीख में एक्ट अपने पुराने रूप में आ गया। कितना लागू होता है नहीं होता अलग डिबेट है, लेकिन एटलीस्ट पॉलिसी के लेवल पर आपके पास आज फिर है। रोस्टर को लेकर जिस तरह से SC ST OBC का रिजर्वेशन यूनिवर्सिटी में खत्म कर दिया गया था, उसमें लोगों के अंदर ओपिनियन बना और राय बनी, और फिर लोगों ने अपनी बात कही, सारे टीचर्स ने, स्टूडेंट ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने, नौकरी पेशा SC ST OBC के लोगों ने जब अपनी बात रखी और उसको लेकर भारत बंद का कॉल दिया, कुछ जगह पर बंद हुआ भी, तो इसका असर हुआ। देखिए रोस्टर फिर से उन्होंने उनको वापस लेना पड़ा। अभी जैसे OBC क्रीमी लेयर में वो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको बाहर करने वाले थे, इस पर भी जैसे पब्लिक में काफी आउटरीच हुआ, सोशल मीडिया में आवाज हुई, नेशनल ट्रेंड हुआ, नंबर 1 पे बहुत सारी आवाज उठी, तो उसमें भी सरकार ने उसको पोस्टपोन कर दिया। तो आवाज उठाने का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत, इसलिए जैसे आपका भी जो मीडिया हाउस है, ये सब जो अपनी बात कर रहे हैं, इससे ये आवाज बहुत नीचे तक जाती है। अभी जैसे इसको अगर इस कार्यक्रम को जितने लोग सुन रहे हैं, वो अगर उनको ये समझ में आ जाता है कि रिजर्वेशन किस तरह से भारत में जो सोसाइटी का डेमोक्रेटाइजेशन है, लोकतंत्र सोसाइटी में बनना है, उसके खिलाफ है, और वो लोग अपनी अपनी बात फिर सोशल मीडिया में बोलते हैं, उसको फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेमोक्रेसी है, लोगों के विचार से ये देश चलता है, तो कोई मतलब यहाँ पर किसी की मनमानी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो चलता नहीं है, वरना तो ये SC ST एक्ट भी खत्म हो जाता, अभी तक रिजर्वेशन भी खत्म हो चुका होता, रोस्टर भी आ चुका होता, OBC रिजर्वेशन से नौकरी वाले लोग भी बाहर हो जाते। लेकिन ये सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोगों की आवाज का इंपॉर्टेंस है, तो ये आवाज लोग उठाएंगे तो निश्चित रूप से इससे फर्क पड़ेगा। सर जी, इस संदर्भ में मैं एक थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल एक इवेंट्स बताकर आज का एक संदर्भ लेकर पूछना चाहता हूँ। 80 के दशक में महाराष्ट्र में एक मराठी मैगजीन में फुले की बदनामी होती है, महात्मा फुले जी की, और उस पर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन छिड़ जाता है। और आंदोलन को छिड़ने के बाद उस संपादक ने उसके बारे में माफी भी, क्षमा याचना भी कर ली थी। लेकिन उन्होंने उसके बाद एक एडिटोरियल लिखा था, उसमें उन्होंने एक बात रखी थी कि ब्राह्मण जो समाज है
वो विदेशों में जाकर बसने की ताकत रखता है, और वो यहाँ पर अगर उसके खिलाफ कोई अन्याय होगा तो विदेश में जाकर बैठ जाएगा। कुछ दिन पहले तमिलनाडु से खबरें आ रही थी कि तमिलनाडु में रिजर्वेशन ज्यादा होने की वजह से वहां के ब्राह्मण समुदाय विदेशों में जाकर बस रहे हैं, ऐसी खबरें आई। तो ये जो रिजर्वेशन को तोड़ना मरोड़ना, ये जो सिस्टम कर रही, इसको डिस्ट्रक्शन हम अगर कहे तो क्या ये उसी के तहत किया जा रहा है कि उन्होंने ज्यादातर इस देश से वो बाहर चले जाने के बाद यहाँ के निवासियों के लिए डिस्ट्रक्शन सिस्टम एक खड़ी करे? क्या कहीं ये गुंजाइश आपको लगती है? एक चीज देखिए, बात जो इसमें समझने की है कि इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो अभी थ्योरीज के लेवल पे हैं। हम उसमें इंटेंशन और जिसका क्या पीछे मोटिवेशन है इसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। कोई एविडेंस उस तरह का नहीं है, और जो चले गए हैं वो भारत की पॉलिसी को लेकर बहुत कोई निर्णायक रोल प्ले करेंगे और उनके कहने से देश चलेगा, ऐसा मानने का भी हमारे पास कोई कारण नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस तरह से सोचने की जगह हमको अभी भी कि उन्होंने षड्यंत्र करके सब कर लिया, इसकी जगह पर अपने मोबिलाइजेशन वगैरह पर हमको लगता है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अपने लोगों को ये बताना होगा कि जो किस तरह से ये पॉलिसीज वगैरह में जो भी पॉलिसी में कोई चेंज हो रहा है, मतलब ये सैकड़ों लेवल पर चेंज हो रहा है। अभी लेटरल एंट्री के जरिए जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में लोगों को डायरेक्ट भर्ती किया गया, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। अब अगर जैसे पहले आज से 5-7 साल पहले 1000 से ज़्यादा IAS IPS हर साल नियुक्त होते थे, आज की तारीख में वो संख्या 700 रह गई है। तो ये जो जो चीज़ें हो रही हैं, अब ये इसका असर लोगों को पड़ रहा है। अब लाखों बच्चे जो IAS की तैयारी कर रहे हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उनका। तो ये असल में कहीं ना कहीं जो सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं उसका लोगों पर असर है। तो उस असर के बारे में समझना और उस असर के बारे में लोगों को बताना, मेरे ख्याल से ये अभी एक बहुत बड़ा काम है, और अभी अवेयरनेस का हमको वो लेवल होना चाहिए। और हमारे पास असल में क्या है कि जो पॉलिसी है, दो चीजें हैं। एक तो पॉलिसी को समझना, उसके इम्पैक्ट को समझना, और वो पॉलिसी अगर गलत है तो उसका एक लॉजिक सिस्टम डेवलप करना। ये पॉलिसी इसलिए गलत है, ये रिजर्वेशन इन वजहों से गलत है। ये तर्क जब अपने अंदर होगा तो हम इसको और लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं, ये कन्विंसिंग तरीके से। जी जी, नहीं ठीक है, बस मैं कह रहा हूँ कि लॉजिक सिस्टम हमको डेवलप करना होगा, और वो लॉजिक सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा तो सरकार देखिए इस बीच में कम से कम 5-6 बार सोशल जस्टिस या रिजर्वेशन की पॉलिसी पर पीछे हटी है। आपका SC/ST एक्ट पे पीछे हटी है, रोस्टर पे पीछे हटी है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार लग रहा है कि उनको इतना मेजोरिटी है तो उनको कैसे उनसे हम उनके साथ कैसे नेगोशिएट करेंगे, कैसे बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है। पब्लिक में जब अवेयरनेस हो गया कि SC/ST एक्ट हमको बचाना है, लोगों ने बचा लिया। लोगों को समझ में आ गया कि रोस्टर जो है वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो रोस्टर सरकार को वापस लेना पड़ा। लोगों को समझ में आ गया कि ये जो क्रीमी लेयर का नया शर्त है, इससे कई लाख जो लोग हैं नौकरी करते हैं उनके बच्चे OBC से बाहर हो जाएंगे। जैसे ही समझ में आ गया सरकार को विड्रॉ करना पड़ा। तो जो अब ये हम, लेकिन यही बात अभी हमको प्राइवेटाइजेशन के बारे में ये लॉजिक सिस्टम अभी हमारा बना नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन का विरोध में हमको हमारा फिर वो तर्क नहीं बना। प्राइवेटाइजेशन पे हमारे अंदर अभी खुद ही बहुत सारे डाउट्स हैं कि भाई जैसे देखिए एक लॉजिक क्या आता है कि आज़ादी के बाद PSUs ये सब बना, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर इतना मजबूत हुआ, उसी बीच में जो ब्राह्मण वर्चस्व है वो भी तो स्थापित हुआ। तो हमको ये कैसे कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें बहुत डाइवर्सिटी आएगी? ऐसा तो हुआ नहीं। खास करके उनके ऊपर के पोजीशंस में तो बैंक का ना कोई चेयरमैन SC/ST OBC का बनता है, ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनता है, ना किसी PSU के बोर्ड में कोई SC/ST OBC का आता है। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर में हुआ। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी कहाँ डाइवर्सिटी आई? तो ऐसे सवाल उठते हैं लोगों के, भाई गवर्नमेंट सेक्टर बनाने से क्या फायदा होगा? इससे तो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम कोई जात नहीं पूछता है, वहां पर हम अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, वहां वो ज्यादा अच्छा है। तो ये लॉजिक को लेकर बहुत अभी कन्विंसिंग लॉजिक के साथ हम लोग आज की तारीख में रिजर्वेशन को लेकर बहुत कन्विंसिंग लॉजिक आज की तारीख में हमारे पास अभी जब बन जाएगा तो वो भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जैसे UK में अभी एक कन्विंसिंग लॉजिक बन गया कि रेलवे जो है इसको प्राइवेट के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता, इससे बहुत दिक्कत होगी। कोरोना के पीरियड में ये डिबेट चली, तो सरकार ने जो 1960 में के आसपास जो वहां पर उन्होंने रेलवे को प्राइवेटाइज किया था उसको फिर से गवर्नमेंट कर रहे हैं। अभी फिर से पूरे दुनिया में गवर्नमेंट सेक्टर को मजबूत करने की बात हो रही है, खास करके कोरोना क्राइसिस के बाद, कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही उन लोगों का इलाज हो रहा है,
गवर्नमेंट सेक्टर इस समय सबसे ज्यादा काम आया गवर्नमेंट सेक्टर। वही आपको वही पीडीएस, वही आपका जो गवर्नमेंट का पैसा लोगों को देना, या वही रेलवे से जो श्रमिक स्पेशल चला, वही एयर इंडिया जिससे कि लोगों को लाया गया बाहर से, वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वही स्कूल जहां पर क्वारंटाइन सेंटर खुले। तो पूरा गवर्नमेंट सेक्टर ने इस क्राइसिस में जो रोल प्ले किया, तो सारी दुनिया में डिबेट है। तो ये डिबेट असल में जो गवर्नमेंट सेक्टर के फेवर में एक डिबेट फिर से आई है। तो वही है कि हमको अपने लॉजिक डेवलप कर लेंगे तो चीजें हो जाएंगी। सर बहुत अच्छी बात रखी। इसी बात को मैं एक इंटरनेशनल संदर्भ से जोड़ना चाहता हूं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जब शुरू भारत में तो वो 90 के दशक में चला आया, लेकिन उसके बाद दुनिया भर के देशों में जब ग्लोबलाइजेशन आया, उसके साथ प्राइवेटाइजेशन आया, पूंजीवाद आया। तो आज अगर हम देखते हैं 25-30 सालों के बाद अगर देखते हैं कि दुनिया के हर देश में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन देश हो, चाहे भारत हो, ये सारी जगहों पर एक्सट्रीमिस्ट लोग सत्ता में आ गए। और वहां के लोगों की या युवाओं की जो मांगे थी कि हमें रोजगार दो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक देश के लोग दूसरे हेलो सर जी, मेरी आवाज आ रही ना? हाँ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक देश के लोग दूसरे देशों में जाकर बसे, रोजगार मिला, और इसके प्रति वहां के लोगों में गुस्सा भी आया। कहीं ऑस्ट्रेलिया देखे, अमेरिका देखे, वो भारतीय लोगों के खिलाफ गुस्सा भी उमड़ा, सारे देशों के लोगों के खिलाफ गुस्सा भी उमड़ा। कहीं आज सरकारों को यह तो नहीं लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूसरे देशों का हम हित कर रहे हैं रोजगारों में, इसके लिए अगर हम चाहे तो हमारे सिस्टम को ही गवर्नमेंट में हम ला दे, तो इसकी वजह से हमारे ही लोगों को रोजगार देना संभव हो जाएगा। क्या इसके पीछे यह सोच लग रही है आपको? नहीं, मैं जैसे आपको शुरू में ही कह रहा था कि इसको लेकर बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। तो इनके पीछे क्या क्या हो रहा होगा वो अभी, क्योंकि देखिए जो पॉलिसी मेकिंग कौन करता है, सेक्रेटरीज करता है। अब सेक्रेटरी लेवल पर इस समय कोई ओबीसी का आदमी है नहीं, ओबीसी शेड्यूल कास्ट के 1 या 2 आदमी है, वो भी ऐसी मिनिस्ट्री में जहाँ पर बहुत इफेक्टिव नहीं है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास उस तरह से होती नहीं है। और ऐसा इन्होंने सिस्टम भी बना दिया है कि यूनिवर्सिटीज वगैरह में जहाँ पर इस तरह की स्टडीज वगैरह कराई जा रही है, वहाँ वाइस चांसलर नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस समय जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद एससी का कोई भी वाइस चांसलर है कि नहीं पता नहीं। ओबीसी एसटी का भी एक था, उसको हटा दिया गया। ओबीसी का शायद सिर्फ एक है, वो भी अरुणाचल में है। तो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लोग नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें आइडिया के लेवल पर होंगी, हमको अंदाजा ही लगाना पड़ेगा कि ये किस तरह से क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज बहुत तय है कि इस समय जो प्राइवेटाइजेशन है, इसके पीछे एक बहुत सारी ताकत एक साथ जुड़ गई है। एंटी रिजर्वेशन वाले जुड़ गए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले जुड़ गए हैं, कॉर्पोरेट से बेनिफिटेड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जुड़ गई हैं, पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इसमें जुड़ गए हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये सब भी प्राइवेट सेक्टर चाहता है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जुड़ गया, उनको इंडिया का मार्केट खुला चाहिए। तो बहुत सारे इंटरेस्ट इस समय एक जगह पर कल्मिनेट हो गए हैं कि भारत के जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसको डिसमेंटल करके प्राइवेट कर दो। इसके लिए इतने बड़ी बड़ी ताकतें जुड़ गई हैं, और इतने वो जिनके पास अरबों डॉलर की पूंजी है, ये सारी ताकतें एक जगह इकट्ठा हो गई हैं। जुडिशियरी से कोई रिलीफ आपको मिलना नहीं है, तो असल में मीडिया से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलना है, वो बल्कि और भी वो प्राइवेटाइजेशन के फेवर में बोलेगा। तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इस समय प्राइवेटाइजेशन के फेवर में हो गया है। इसको रोकने का इस समय सिवाय इसके कोई तरीका नहीं है कि अगर हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा स्लो करें, तो एकमात्र तरीका ये है कि रिजर्वेशन की डिबेट को यहाँ पर हमको सेंटर पॉइंट पे लाना पड़ेगा। चंद्रकांत साहब, हम लोगों को बातचीत अब खत्म करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हम लोग अच्छी बातचीत रही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आपने एक काफी दीर्घ समय हमें दिया और ये बातचीत की। फिर कभी मौका मिलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके जी। और बिल्कुल, धन्यवाद सर, शुक्रिया।